आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का सेक्शन नंबर 5, सेक्शन 5A और सेक्शन 5B। अगर हम लोग कंटेंट के अंदर देखें कि सेक्शन 5 जो है वो डील करता है डेफिनेशन से। इसके अंदर तमाम डेफिनेशंस बताइए जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर जो टर्म्स है उनकी डेफिनेशन सेक्शन 5 के अंदर बताई हुई है। सेक्शन 5A जो है वो बताता है हमें टेन्योर ऑफ अ जज। जज को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो उसका जो सर्विस का जो पीरियड है वो कितने टाइम के लिए होगा, तो वो सेक्शन 5A के अंदर बताया गया है। सेक्शन 5B के अंदर बताया गया है पेंशनरी बेनिफिट टू सर्विंग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रिटायरिंग व्हाइल सर्विंग एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। मतलब जो जज हम लोग हायर करेंगे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के अंदर, उनकी क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, उनकी तनख्वाहें क्या होंगी और उनकी क्या क्या अदर बेनिफिट्स होंगे, वो सेक्शन 5B के अंदर बताया गया है। सेक्शन 5 जो है वो डील करता है डेफिनेशन से। इसके अंदर एक बात जानना जरूरी है कि सेक्शन 5, सेक्शन 5A और सेक्शन 5B ये तीनों अलग अलग सेक्शन है। सेक्शन 5 के अंदर जो ए लिस्ट गिवन है हमें, इसको हम लोग सेक्शन 5A नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम लोग कहेंगे सेक्शन 5 का सब सेक्शन ए। तो सेक्शन 5 का जो सब सेक्शन ए है वो हमें डेफिनेशन देता है एक्यूज की, कि एक्यूज किस बंदे को कहते हैं। Accused shall include a person in respect of whom there are reasonable grounds to believe that he is or has been involved in the commission of any offence triable under this ordinance। पहला उसने बता दिया कि एक्यूज किस बंदे को कहते हैं। उसने जो पहली डेफिनेशन दी है वो ये कहता है कि एक्यूज उस बंदे को कहा जाता है कि जिसके खिलाफ सबूत मौजूद हो कि वो किसी ऐसे काम में मुलविस है कि जो कंसिडर होता है ऑफेंस अकॉर्डिंग टू नैब ऑर्डिनेंस। ये इसने पहली डेफिनेशन दी थी एक्यूज की। आगे वो कह रहा है इस सब्जेक्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी बाय द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। एक्यूज किसी ऐसे बंदे को भी हम लोग कहेंगे कि जिसके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही हो या इन्वेस्टिगेशन हो रही हो बाय नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। नैब किसी बंदे के खिलाफ अगर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो तो उस बंदे को भी हम लोग एक्यूज कहेंगे अकॉर्डिंग टू नैब ऑर्डिनेंस। आगे वो कह रहा है एनी अदर एजेंसी ऑथोराइज्ड बाय द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इन दिस रिगार्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। या नैब ने किसी और एजेंसी को ऑथोराइज कर दिया हो कि किसी बंदे के खिलाफ आप एक्शन लें, अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस जो नैब एनएओ के अंदर लिस्ट हुए हुए हैं। तो अगर वो कोई और एजेंसी गवर्नमेंट की किसी बंदे के खिलाफ एक्शन ले रही होगी तो उस बंदे को भी हम लोग एक्यूज कहेंगे अकॉर्डिंग टू नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस। तो सेक्शन 5 के सब सेक्शन ए के अंदर हमें एक्यूज की 3 डेफिनेशन के बता दी है। पहले बताया है कि वो बंदा जिसके खिलाफ सबूत मौजूद हो कि वो किसी के ऐसे काम के अंदर मुलविस है जो कि कंसिडर होता है ऑफेंस अंडर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, या किसी बंदे के खिलाफ अगर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी चल रही हो नैब के अंदर या किसी ऐसी गवर्नमेंट की एजेंसी के अंदर जिसको नैब ने ऑथोराइज कर दिया हो अंडर द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, तो उस बंदे को भी हम लोग एक्यूज कहेंगे। सेक्शन 5 का सब सेक्शन बी जो है हमें डेफिनेशन देता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस इन रिलेशन टू एनी पर्सन सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन, including any person employed by a corporation, body, financial institution, bank, authority, undertaking or any other organization set up, controlled or administered by or under the authority of federal government, the federal government and in other cases the provincial government or the local government concerned। सेक्शन 5 के सब सेक्शन बी के अंदर जो है मैं वो ये बता रहा है कि कोई भी बंदा अगर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर या लोकल गवर्नमेंट के अंदर, इन तीनों गवर्नमेंट की कोई भी टाइप की कॉरपोरेशन हो या बॉडी हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या बैंक हो या कोई और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, अगर इन तीनों गवर्नमेंट ने सेटअप की और कोई बंदा इसके अंदर काम कर रहा हो तो हम लोग इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहेंगे। सेक्शन 5 का सब सेक्शन सी जो है हमें डेफिनेशन देता है एसेट की, कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर एसेट किस चीज को कहते हैं। एसेट मींस एनी प्रॉपर्टी ओन्ड कंट्रोल्ड बाय और बिलोंगिंग टू एनी एक्यूज्ड, यानी कोई भी अगर एक्यूज्ड होगा उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी जो कि वो कंट्रोल कर रहा होगा या
या वो उसकी होगी, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा हो या किसी और बंदे के थ्रू कंट्रोल कर रहा हो, और हेल्ड बेनामी इन द नेम ऑफ हिज स्पाउस और रिलेटिव्स और एसोसिएट, या जो है वो उसने किसी और या तो अपने स्पाउस के नाम पे की हुई हो, या अपने किसी रिश्तेदार के नाम पे की हुई हो, या किसी और आदमी के नाम पे की हुई हो, वेदर विद इन और आउटसाइड पाकिस्तान, चाहे वो जायदाद चाहे वो असासा पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान से बाहर हो, which he cannot reasonably account for or for which he cannot prove payment of full and lawful consideration. एसिड उस असासे को कहेंगे कि जो अक्यूज जिसको कंट्रोल कर रहा हो या अक्यूज की वो हो, चाहे वो डायरेक्टली अक्यूज कंट्रोल कर रहा हो या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा हो। डायरेक्टली तो वो खुद करेगा, इनडायरेक्टली में वो या तो अपने किसी स्पाउस के नाम पे उसने कर दिया हो, या किसी अपने रिश्तेदार के नाम पे कर दिया हो, या किसी और बंदे को हायर किया हुआ हो कि वो उसके असासे को मैनेज कर रहा हो, चाहे उसके असासे पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान से बाहर हो। और ये वो असासे होंगे कि जिनके बारे में वो तफसीलात नहीं दे सकेगा कि उसने वो कैसे बनाए हैं, ना वो लॉ के थ्रू बता सकेगा कि उसने उनकी पेमेंट या उसने उनको उन असासों को कैसे हासिल किया है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये अक्यूज के एसेट्स है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर एसेट्स इन असासों को कहेंगे। एसोसिएट नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर किसे कहते हैं? तो सेक्शन 5 का सब सेक्शन डी जो है हमें एसोसिएट्स की डेफिनेशन देता है। एसोसिएट्स मींस एनी पर्सन हु इज और हैज बीन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ और कीपिंग अकाउंट फॉर द अक्यूज्ड और हु एंजॉयज और हैज एंजॉयड एनी बेनिफिट फ्रॉम द एसेट। कोई भी ऐसा बंदा जो कि असासों को मैनेज कर रहा हो अक्यूज के, तो या उससे कोई फायदा उठा रहा हो उन असासों से, तो उस बंदे को हम लोग अक्यूज कहेंगे कि ये उस बंदे को हम लोग एसोसिएट कहेंगे कि ये बंदा अक्यूज के साथ शरीक है। सेकंड पे वो कह रहा है एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर कोई भी अगर पार्टनरशिप या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई गई हो, ऑफ विच, और अगर उस कंपनी का अक्यूज इज और हैज बीन मेंबर, पार्टनर और डायरेक्टर, अगर उस कंपनी का वो अक्यूज जो होगा वो अगर मेंबर होगा, पार्टनर होगा या डायरेक्टर होगा, और फॉर विच हैज बीन प्रोमोटेड, फ्लोटेड, एस्टेब्लिश और रन बाय द अक्यूज, या वो कंपनी पूरी की पूरी अक्यूज चला रहा हो और उसके तमाम मामलात को वो देख रहा हो, वेदर सिंगली और जॉइंटली विद अदर पर्सन, चाहे वो कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी हो या चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या वो पार्टनरशिप हो, तो उन तमाम लोगों को भी हम लोग कंसिडर करेंगे एसोसिएट्स, यानी कि ये अक्यूज के साथ शामिल थे। तो जो हमारे पास पहली एसोसिएट की डेफिनेशन दी गई है वो हमें इंडिविजुअल के बारे में बताई गई, कौन कौन से इंडिविजुअल को हम लोग एसोसिएट कहेंगे, और जो सेकंड डेफिनेशन दी है उसके अंदर हमें बताई गई कौन कौन से ग्रुप को हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं एसोसिएट अकॉर्डिंग टू नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस। फिर वो आगे कह रहा है अ ट्रस्टी ऑफ एनी ट्रस्ट डिक्लेयर बाय द अक्यूज, अगर अक्यूज जो है किसी बंदे को ट्रस्टी डिक्लेयर करता है किसी ट्रस्ट का, तो उस बंदे को भी हम लोग एसोसिएट कंसिडर करेंगे। और फॉर विच द अक्यूज इज आल्सो ट्रस्टी और अ बेनिफिशियरी, या जो है किसी और ट्रस्टर ने अक्यूज को ट्रस्टी डिक्लेयर किया हो या उस ट्रस्ट के अंदर बेनिफिशियरी डिक्लेयर किया हो, तो उसको भी हम लोग एसोसिएट कहेंगे। बेनामेदार, बेनामेदार means any person who ostensibly holds or in possession or custody of any property of an accused or on his behalf for the benefit and enjoyment of the accused। कोई भी ऐसा बंदा जो कि जिसने जो है अक्यूज के तमाम असासों को अपने नाम पे करवा रखे हो, ताकि जो है उससे अक्यूज बेनिफिट उठा सके, तो उस बंदे को भी हम लोग, जो बेनामेदार होगा, उसको भी हम लोग एसोसिएट कंसिडर करेंगे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर। सेक्शन 5 का सब सेक्शन ई जो है हमें डेफिनेशन देता है चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की, कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर चेयरमैन का क्या मतलब है। तो चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो मींस अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज सच बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज मेंशन्ड इन सेक्शन 6B हेयर आफ्टर। आगे जाके जो सेक्शन 6B आएगा उसके तहत जिस बंदे को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। सेक्शन 5 का सब सेक्शन एफ जो है हमें कहता है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में जिधर
कहीं भी कोर्ट का वर्ड इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ये एक कानून है, इस कानून की तरफ कोर्ट रेफर कर रहा होगा। सेक्शन 5 का सब सेक्शन FA जो है हमें डेफिनेशन देता है कंसिलिएशन कमेटी की। कंसिलिएशन कमेटी मीन्स द कंसिलिएशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 25A। सेक्शन 25 के अंदर जो कंसिलिएशन कमेटी बनाई गई होगी, तो जिधर कहीं भी कंसिलिएशन कमेटी का वर्ड इस्तेमाल होगा तो ये उसी को रेफर कर रहा होगा 25A सेक्शन की तरफ। सेक्शन 5 का सब सेक्शन G जो है हमें डेफिनेशन देता है कोर्ट की। NAO में जो वर्ड कोर्ट है जिधर भी इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब होगा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। Accountability court which shall consist of a judge who shall be appointed by the President of Pakistan in consultation with the Chief Justice of the High Court। ये accountability court जिस सूबे के अंदर होगा, तो जब उसका accountability court का जज को जब अपॉइंट कर रहे होंगे तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करेंगे और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस सूबे के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोर्ट कराची के अंदर हो, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट होगा और उसका जज अपॉइंट करना होगा तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करने से पहले कंसल्ट करेंगे सिंध के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। सिमिलरली अगर ये पंजाब के किसी इलाके के अंदर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट होगा तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जज को अपॉइंट करने से पहले कंसल्टेशन करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट। और जो जज के टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि इसको तनख्वाह कितनी देनी है और बाकी जो और दूसरी टर्म्स होंगी वो सब डिटरमिन करेंगे प्रेसिडेंट। सेक्शन 5 का सब सेक्शन 8 जो है वो जज की डेफिनेशन देता है कि जब भी जज का वर्ड जो है NAO के अंदर इस्तेमाल होगा तो उसका क्या मतलब है। जज मीन द जज ऑफ अ कोर्ट। इधर कोर्ट जो है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की तरफ रेफर कर रहा है ये वर्ड। जज मीन judge of a court who shall be serving district and session judge qualified to be appointed as judge of a high court। पहली डेफिनेशन के अंदर वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट का जो जज होगा वो सर्विंग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होगा जिसकी क्वालिफिकेशन पूरी होगी कि उसको अपॉइंट किया जा सके हाई कोर्ट के जज के लिए। एंड इंक्लूड्स, इसके अलावा वो जज, एंड इंक्लूड्स द जज, वो जज भी इसमें इंक्लूडेड है इस डेफिनेशन के अंदर, वेदर सर्विंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, या तो वो सर्व कर रहा हो या रिटायर हो चुका हो, who was appointed judge of a court before the commencement of National Accountability Bureau Ordinance। ऑर्डिनेंस आने से पहले पहले जिस जज को अपॉइंट कर लिया गया हो जज ऑफ अ कोर्ट, तो वो जज भी इस जज की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा। सेक्शन 5 का सब सेक्शन J जो है हमें डेफिनेशन देता है डेप्यूटी चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को। मीन्स द पर्सन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जिस बंदे को इस पोस्ट के लिए अपॉइंट करेंगे यानी डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, तो उस बंदे को हम लोग कहेंगे डेप्यूटी चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। सेक्शन 5 का सब सेक्शन K जो है हमें बताता है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो किसे कहते हैं। मीन्स द ब्यूरो सेट अप एंड नोटिफाइड अंडर दिस ऑर्डिनेंस रेफर टू एज NAB। आगे जो है जो ये ब्यूरो है इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा पूरे ऑर्डिनेंस में NAB का। सेक्शन 5 का सब सेक्शन L जो है वो हमें डेफिनेशन देता है फ्रीजिंग की, विच इंक्लूड्स अटैचमेंट, सीलिंग, प्रोहिबिटिंग, होल्डिंग, कंट्रोलिंग और मैनेजिंग एनी प्रॉपर्टी। मतलब कि किसी अगर प्रॉपर्टी को फ्रीज कर दिया गया उसका मतलब ये है कि अटैचमेंट, सीलिंग, प्रोहिबिटिंग, किसी को उस पर जाने से रोकना, होल्ड करना, कंट्रोल करना उस प्रॉपर्टी को, या उस प्रॉपर्टी को मैनेज करना ईदर थ्रू अ रिसीवर, किसी दूसरे बंदे को हायर करके रिसीवर के थ्रू करना, रिसीवर हायर करना और उसके थ्रू जो है सारे काम करना, या जो है अदरवाइज एज मे बी डायरेक्टेड बाय द कोर्ट और द चेयरमैन NAB। या कोर्ट से बताइए कि किस तरह आपने किसी प्रॉपर्टी को फ्रीज करना है, या चेयरमैन NAB बताइए किसी प्रॉपर्टी को किस तरह से फ्रीज करना है। एंड इन केस इट इज डीम्ड नेसेसरी द डिस्पोजल देयरफॉर, और अगर किसी केस में उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना जरूरी पड़ जाए तो डिस्पोज किस तरह करेंगे, थ्रू बाय सेल, या तो उसको आप बेच दें, थ्रू ऑक्शन, ऑक्शन के थ्रू उसको आप डिस्पोज कर दें, और निगोशिएशन, और निगोशिएट करके उसको डिस्पोज कर दे सब्जेक्ट टू कंफर्म। लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन चाहिए होगी इन तीनों कामों के लिए, बाय कोर्ट, या तो कोर्ट कंफर्म करेगा, और बाय चेयरमैन NAB या चेयरमैन NAB कंफर्म करेंगे। लेकिन ये जो कंफर्मेशन है ये सारी चीजें होंगी जब पब्लिक नोटिस में उस केस को लाया जाएगा। पब्लिक नोटिस में आने के बाद जो है फिर इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज किया जा सकता है जो फ्रीजिंग प्रॉपर्टी होगी। सेक्शन 5 का सब सेक्शन M जो है वो हमें डेफिनेशन देता है होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस की, कि पब्लिक ऑफिस होल्डर किसको कहते हैं।
तो इस सब सेक्शन के फर्दर 6 सब सेक्शन है जिसके अंदर वो बताता है कि ऑफिस होल्डर कौन कौन, पब्लिक ऑफिस होल्डर कौन कौन हो सकता है। पहले सब सेक्शन के अंदर वो कहता है हैज बीन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और द गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस। जो कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहा हो या किसी प्रोविंस का गवर्नर रहा हो तो उसको हम लोग पब्लिक ऑफिस होल्डर कहेंगे। सेकंड सब सेक्शन के अंदर वो ये कहता है फेडरल गवर्नमेंट के साथ रिलेट करता है। अब वो आगे बताता है और हैज बीन द प्राइम मिनिस्टर, कोई बंदा अगर प्राइम मिनिस्टर रहा हो, चेयरमैन सेनेट रहा हो, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली रहा हो, डेप्यूटी स्पीकर नेशनल असेंबली, फेडरल मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल एंड अदर लॉ ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर सेंट्रल लॉ ऑफिसर्स ऑर्डिनेंस। इस कानून के तहत जितने भी लॉ ऑफिसर्स अपॉइंट हुए वो एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, फेडरल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑडिटर जनरल, पॉलिटिकल सेक्रेटरी, कंसल्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर एंड होल्ड और हैज हेल्ड अ पोस्ट और ऑफिस विद द रैंक और स्टेटस ऑफ फेडरल मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जितनी भी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो ये पोस्ट है इसके ऊपर अगर कोई रहा हो या सर्व कर रहा हो तो उसको भी हम लोग होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस कहेंगे। सिमिलरली सब सेक्शन 3 जो है वो डील करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पोस्ट से। इज और हैज बीन चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, डेप्यूटी स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल मिनिस्टर, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर, प्रोविंशियल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, एडवोकेट जनरल इंक्लूडिंग एडिशनल एडवोकेट जनरल एंड असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, political secretary, consultant to chief minister and who holds or has held a post or office with the rank of status of provincial minister। जो 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 शख्स भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर इन पोस्ट के ऊपर सर्व कर चुके हैं या सर्व कर रहे हैं उनको भी हम लोग ऑफिस ऑफ पब्लिक होल्डर और पब्लिक ऑफिस होल्डर की डेफिनेशन के अंदर लेके आएंगे। सब सेक्शन 4 जो है वो ब्यूरोक्रेसी के साथ डील कर रहा है। इसके अंदर वो बता रहा है कि कौन कौन पब्लिक ऑफिस होल्डर ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो सकते हैं। इज होल्डिंग और हैज हेल्ड एन ऑफिस और पोस्ट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान और एनी सर्विस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन, प्रोविंस और ऑफ अ लोकल काउंसिल कंस्टिट्यूटेड अंडर फेडरल और प्रोविंशियल लॉ relating to the constitution of local councils or in the management of corporation, bank, financial institution, firms, concerns, undertaking or any other institution or organization established, controlled or administered by or under the federal government or a provincial government। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो जो सर्विसेज हैं और उन सर्विसेज के लिए जो लोग उनके ऊपर अपॉइंट हुए और काम कर रहे हैं तो उनको हम लोग कंसिडर करेंगे पब्लिक ऑफिस होल्डर। लेकिन इधर फिर एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जो आर्म फोर्सेस है वो भी एक सर्विस है पाकिस्तान की और सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल सर्विस है, स्टेट की सर्विस है। तो जो लोग आर्म फोर्सेस के अंदर होंगे तो उनको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है। जब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो वो पाकिस्तान आर्मी खुद करेगी, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत। लेकिन अगर कोई आर्म फोर्सेस का बंदा फेडरेशन, प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट की कोई सर्विस की पोस्ट के ऊपर आके सर्व करना शुरू कर दे, चाहे वो एक्टिव हो या रिटायर्ड हो, तो उसको फिर हम लोग कंसिडर करेंगे पब्लिक ऑफिस होल्डर और उसके ऊपर फिर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस अप्लाई हो सकता है। Except a person who is or has been a member of said forces and is holding or has held a post or office in any public corporation, bank, financial institution, undertaking or other organization established, controlled or administered by or under the federal government or provincial government or notwithstanding anything contained in the Pakistan Army Act 1952। मतलब यही हुआ अगर कोई बंदा आर्म फोर्सेस के अंदर सर्व कर रहा है लेकिन फिर वो किसी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के किसी पोस्ट के ऊपर आके उधर उसने सर्व करना शुरू कर दिया, चाहे वो आर्मी का एक्टिव मेंबर है या वो रिटायर्ड हो चुका है, तो उसके ऊपर फिर पाकिस्तान आर्मी एक्ट नहीं लगेगा बल्कि उसको कंसिडर किया जाएगा पब्लिक ऑफिस होल्डर अंडर द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस। अ पर्सन हु इज अ सिविलियन एम्प्लॉय ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, जो सिविलियन एम्प्लॉयज होंगे उनके ऊपर उनको भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे पब्लिक ऑफिस होल्डर और उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के थ्रू होगी। लेकिन जब भी कोई आर्म फोर्सेस का बंदा, चाहे वो सिविलियन हो या जो है ना मिलिट्री बैकग्राउंड से हो, जब भी वो आके किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर फेडरल गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की
कोई भी ऑफिस अगर वो आके अज्यूम करते हैं तो उनको फिर हम लोग पब्लिक ऑफिस होल्डर कंसिडर करेंगे। सब सेक्शन 5 जो है उस वो डील कर रहा है लोकल गवर्नमेंट से कि कौन कौन लोकल गवर्नमेंट के अंदर पब्लिक ऑफिस होल्डर कंसिडर होगा। Has been the chairman or vice chairman of a Zilla Council, municipal committee, a municipal corporation, or a metropolitan corporation constituted under any federal or provincial law relating to local councils. And explanation दी हुई है इसकी फिर for the purposes of this sub clause the expression chairman and vice chairman shall include mayor and deputy mayor as the case may be and the respective councillors therein. Is or has been a district nazim or naib nazim, तहसील नाजिम और नायब नाजिम और यूनियन नाजिम और नायब नाजिम। ये जिस तरह लोकल गवर्नमेंट काम करती है उसके अंदर जो जो ऑफिस पोजीशंस हैं उसके ऊपर जो जो लोग काम करेंगे, फॉर एग्जांपल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल का हो गया, या नाजिम नायब नाजिम हो गए, या ये चेयरमैन या वाइस चेयरमैन होंगे, मेयर और डेप्यूटी मेयर, ये तमाम लोग पब्लिक ऑफिस होल्डर कंसिडर होंगे। सिमिलरली जो हमारा सब सेक्शन 6 है वो कहता है हैज सर्व्ड इन एंड रिटायर्ड और रिजाइन फ्रॉम और हैज बीन डिस्चार्ज और डिसमिस्ड फ्रॉम द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। जब भी कोई शख्स आर्म फोर्सेस के अंदर काम कर चुका है, उसने किसी जमाने में सर्व किया हो और छोड़ दिया हो, या वो रिटायर्ड हो गया हो, या उसने रिजाइन कर दिया हो, या पाकिस्तान आर्मी ने उसको खुद डिस्चार्ज कर दिया हो या डिसमिस कर दिया हो फ्रॉम द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, तब भी वो पब्लिक ऑफिस होल्डर कंसिडर होगा जब वो कोई आके फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट की किसी पोस्ट पे आके सर्व करेगा और उसके ऊपर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के थ्रू कार्रवाई हो सकती है। सेक्शन 5 का सब सेक्शन एन जो है वो हमें बताता है कि ऑफेंस क्या चीज है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर। मीन्स द ऑफेंसेस ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। ये इसने हमें दो ऑफेंसेस बता दिए, करप्शन का या करप्ट प्रैक्टिसेस जो है, ये दो ऑफेंसेस इसने इधर लिस्ट कर दिए हैं। एंड अदर ऑफेंसेस एज डिफाइंड इन दिस ऑर्डिनेंस एंड इंक्लूड्स द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल टू दिस ऑर्डिनेंस। बाकी जो और ऑफेंसेस है वो हमारे पास स्केड्यूल में एंड में इन्होंने लिस्ट कर दिए हैं, उसके अंदर तमाम डिटेल्स लिखी हुई हैं। सेक्शन 5 का सब सेक्शन ओ इज गिविंग अ डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन। पर्सन किसे कहेंगे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज सो रिक्वायर्स। अगर हमें कोई और कॉन्टेक्स्ट में उधर किसी जगह पे जब पर्सन का वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो और हमें बताया गया हो उस जगह पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो फिर उस हिसाब से पर्सन का वर्ड इस्तेमाल होगा। अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया हुआ तो फिर उसका पर्सन का मतलब होगा इंक्लूड्स इन द केस ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट द स्पॉन्सर्स, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव, managing director, elected director by whatever name called, and guarantors of the company or body corporate or anyone exercising direction or control of the affairs of such company or body corporate, and in the case of any firm, partnership or sole proprietorship, the partner, proprietor or any person having any interest in the said firm, partnership or proprietorship, concern or direction or control thereof. Person किसी ऐसे बंदे को कहेंगे जिसका जो सेट कंपनी होगी, जिस कंपनी के कॉन्टेक्ट में बात हो रही होगी, उससे कोई भी लिंक हो और वो कोई भी उसके थ्रू उसका कोई भी इंटरेस्ट हो उस फर्म में, कंपनी में, पार्टनरशिप में, प्रोप्राइटरशिप में, चाहे वो उसका डायरेक्टर हो, इलेक्टेड डायरेक्टर हो, चेयरमैन हो, चीफ एग्जीक्यूटिव हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, तो पर्सन हम उन बंदों के लिए उस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें कोई और कॉन्टेक्स्ट उस जगह पे अगर मेंशन्ड हो तो फिर पर्सन का वर्ड उस सेंस में इस्तेमाल होगा। अदरवाइज हम पर्सन को इस सेंस में जो सेक्शन 5 के सब सेक्शन ओ के अंदर हमें बताया गया इस सेंस में हम लोग लेंगे। सेक्शन 5 का सब सेक्शन पी जो है हमें डेफिनेशन देता है प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी और ऑल मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन और आउटसाइड पाकिस्तान। प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टी है जो कि मूव हो सकती है, जैसे कि गाड़ी, कोई और गाड़ी हो गई या कोई और चीज इस तरह की होगी। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो मूव नहीं हो सकती, जिस तरह जमीन हो गई और बाकी दूसरी चीजें, चाहे वो पाकिस्तान सिचुएटेड विद इन और आउटसाइड पाकिस्तान, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान से बाहर हो, तो ऐसी तमाम चीजों को प्रॉपर्टी कहेंगे एनएओ के अंदर। सेक्शन 5 का सब सेक्शन क्यू जो है हमें डेफिनेशन देता है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की।
means property belonging to the government and includes gifts, donation, financial assistance, grants, aid received or collected in whatever name or for whatever purposes by a holder of public office during the tenure of office. पब्लिक ऑफिस होल्डर जब तक अपना टेन्योर उसके पास है अपने उस ऑफिस का, तो उसके अंदर वो जो भी गिफ्ट्स रिसीव करेगा, चाहे वो गिफ्ट्स हो, चाहे वो डोनेशन हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, ग्रांट्स हो या कोई एड हो, तो उसको हम लोग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कंसिडर करेंगे, वो उस बंदे की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी। सेक्शन 5 का सब सेक्शन आर जो है हमें डेफिनेशन देता है विलफुल डिफॉल्ट की। विलफुल डिफॉल्ट का जो डेफिनेशन ये दे रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट अ पर्सन और अ होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस इज सेड टू कमिट एन ऑफेंस ऑफ विलफुल डिफॉल्ट। विलफुल डिफॉल्ट जो है वो एक ऑफेंस है। Under this ordinance, if he does not pay or continues not to pay or return or repay the amount due from him to any bank, financial institution, cooperative society, government department, statutory body or an authority established or controlled by government on the date that it became due as per agreement containing the obligation to pay, return or repay or according to the laws, rules, regulation, instruction issued by or notified by the State Bank of Pakistan or the bank, financial institution, cooperative society, government department, statutory body or an authority established or controlled by a government as the case may be, and a 30-day notice has been given to such person or holder of public office. Willful default जो है वो एक ऑफेंस है अकॉर्डिंग टू NAO, और वो ये ऑफेंस है कि किसी बंदे ने अगर कोई कर्जा या कोई अमाउंट किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ली हो और फिर एग्रीमेंट के मुताबिक उसका टाइम वापस करने का आ गया हो और वो बंदा वापस ना कर रहा हो, कंटिन्यूज नॉट टू पे और रिटर्न और रिपे, वो जो है रिटर्न ना कर रहा हो या रिपे ना कर रहा हो या वो अमाउंट वापस उस इदारे को ना दे रहा हो, और उस बंदे को 30 डे नोटिस इशू कर दिया गया हो कि आप हमें विद इन 30 डेज ये अमाउंट वापस कर दें उस इदारे की तरफ से, और वो बंदा ना कर रहा हो, तो ये एक ऑफेंस होगा और इस ऑफेंस को हम लोग कहेंगे विलफुल डिफॉल्ट। Provided that it is not willful default under this ordinance if such person or holder of public office was unable to pay, return or repay the amount as aforesaid on account of any willful breach of agreement or obligation or failure to perform statutory duty on the part of any bank, financial institution, cooperative society or a government department, statutory body or an authority established or controlled by the government. अब जो ये विलफुल डिफॉल्ट का ऑफेंस है, ये उस सूरत में नहीं होगा कि अगर कोई बंदे ने कोई अमाउंट ली हो किसी इदारे से और वो उसको वापस ना कर पा रहा हो, लेकिन वो वापस इस वजह से ना कर पा रहा हो कि उस इदारे ने खुद ही कोई जो एग्रीमेंट किया उस बंदे के साथ, उसको उसका कोई एक सेक्शन जो है ना उस इदारे ने खुद ही वायलेट कर दिया हो और उसके मुताबिक काम ना किया हो, तो फिर उस बंदे को हम लोग ये नहीं कह सकते कि इस बंदे ने विलफुल डिफॉल्ट का ऑफेंस किया है। विलफुल डिफॉल्ट उस वक्त ही कंसिडर होगा जब जिस इदारे से जो अमाउंट उस बंदे ने ली हो और वो इदारा अपने एग्रीमेंट के मुताबिक पूरा उतरा हो, तो फिर वो बंदा वापस ना कर रहा हो, तो फिर विलफुल डिफॉल्ट होगा। अगर इदारे ने खुद ही किसी एग्रीमेंट की किसी पॉइंट को अगर खुद ही ब्रीच किया हो, किसी ऑब्लिगेशन को, और फेलियर टू परफॉर्म द, और उसी इदारे ने किसी अपने एग्रीमेंट के मुताबिक किसी काम के ऊपर पूरा ना किया हो उस काम को, तो फिर वो विलफुल डिफॉल्ट का ऑफेंस नहीं होगा। Provided further that in the case of default concerning bank or financial institution, a 7 days notice has also been given to such person or holder of public office by the Governor, State Bank of Pakistan. अगर ये अमाउंट किसी बंदे ने किसी बैंक से लियो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लियो, तो उसको 7 डे नोटिस गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ से भी मिलना चाहिए अगर उसको कंसिडर करना है विलफुल डिफॉल्ट के लिए। Provided further that the aforesaid 30-day or 7-day notice shall not apply to cases pending trial at time of promulgation on the National Accountability Bureau Amendment Ordinance 2001। इस ऑर्डिनेंस के आने से पहले जो केसेस पेंडिंग थे, तो ये 7 डे और 30 डे नोटिस उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, बल्कि
इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद जब दोबारा और नए केसेस आएंगे तो उनके ऊपर ये 7 डे और 30 डे पीरियड का जो नोटिस देना होगा वो अप्लाई होगा टू कंसिडर अ पर्सन फॉर अ विलफुल डिफॉल्ट। सेक्शन 5A ऑफ NAO हमें बताता है टेन्योर ऑफ अ जज कि जब कोई जज जिसको हम लोग अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज अपॉइंट करेंगे तो उसकी मुद्दत मुलाजमत कितने टाइम पीरियड के लिए होगी। A judge of a court who is serving district and session judge shall hold office for a period of 3 years from the date of his initial appointment as such judge। जब भी किसी जज को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाएगा तो वो कंटिन्यू करेगा 3 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इनिशियल अपॉइंटमेंट जब वो जज बना था। सब सेक्शन 2 जो है सेक्शन 5A का कहता है एन इनकम्बेंट जज who on the 24th April 2001 is not a serving district and session judge and has exercised option to serve as a judge shall continue for a period of 3 years from the date of his initial appointment as such judge। 24 अप्रैल 2001 को अगर कोई जज वो सर्विंग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ना हो लेकिन उसने ऑप्ट किया हो टू सर्व एज अ जज तो वो भी अपनी मुद्दत मुलाजमत 3 साल के लिए कंटिन्यू कर सकेगा फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इनिशियल अपॉइंटमेंट एज सच जज। सब सेक्शन 3 कहता है एन इनकम्बेंट जज हु इज अ सर्विंग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रिटायर्स while serving as such judge shall subject to his option continue for a period of 3 years from the date of his initial appointment as such judge। अगर कोई जज है वो सर्व कर रहा है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और फिर वो रिटायर हो गया है तो जब अगर हम वो अपॉइंट हुआ उसको अगर हमने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के लिए अपॉइंट कर लिया तो वो सब्जेक्ट टू हिज ऑप्शन तो ये उसकी अपनी मर्जी होगी कि वो कंटिन्यू करना चाह रहा है 3 साल के लिए तो वो और जो ये मुद्दत मुलाजमत होगी ये कंसिडर होगी फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इनिशियल अपॉइंटमेंट एज सच जज। अब ये जो तीनों सब सेक्शन है सब सेक्शन 1, 2, 3 इसको हम लोग समझते हैं डायग्राम के थ्रू। अब एक शख्स को जज बना दिया गया है सेशन और डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया गया है तो ये जब वो जज बना था डिस्ट्रिक्ट जज तो उसकी जो इनिशियल अपॉइंटमेंट होगी तो वो इधर से कंसिडर होगी जब वो जज बना था। फिर वो एज अ जज डिस्ट्रिक्ट जज सर्व करता रहा और फिर उसको एक आगे जाके उसको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज अपॉइंट कर लिया गया। तो जब उसको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज कंसिडर अपॉइंट कर लिया जाएगा तो जो उसकी मुद्दत मुलाजमत होगी जो जिस तरह हमारे पास सब सेक्शन 5A के अंदर बताया 3 साल के लिए होगी तो वो 3 साल फ्रॉम दिस पॉइंट नहीं कंसिडर होगा कि 1 साल इधर हो गया फिर 2 साल हो गया फिर 3 साल हो गया बल्कि जब उसको इनिशियल अपॉइंटमेंट की गई थी जज की उधर से कंसिडर होगा कि 1 साल 2 साल 3 साल। सिमिलरली अगर कोई जज जिसको डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट कर लिया गया है वो सर्व कर रहा है और फिर उसको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज अपॉइंट कर लिया गया है और फिर उसकी रिटायरमेंट टाइम आ गया है मतलब कि जो 62 होती है हाई कोर्ट जिस तरह जो रिटायरमेंट एज है जजेस की 62 या 65 होती है तो अगर उसका वो टाइम पीरियड आ गया तो वो रिटायर हो जाएगा। तो लेकिन अकाउंट ये उसके अपने डिस्क्रिप्शन पे होगी कि वो आगे कंटिन्यू करना चाहता है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के लिए 3 साल के लिए मतलब कि इनिशियल अपॉइंटमेंट से कंसिडर होगा 1 साल 2 साल 3 साल। वो अगर उसका रिटायरमेंट पीरियड आ भी गया है तो वो आगे 3 साल के लिए अपने 3 साल के टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यू कर सकेगा फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इनिशियल अपॉइंटमेंट एज जज फॉर द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जज। सब सेक्शन 4 को अगर हम लोग देखें सेक्शन 5A का अ जज शैल नॉट बी रिमूव्ड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म। जज को रिमूव नहीं कर सकते ना ही ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर अब जब तक इसी टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं होगा तो उसकी कंप्लीशन से पहले पहले जज को ना हटा सकते हैं ना रिमूव कर सकते हैं विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बगैर ना उस जज को हटा सकते हैं ना ही उसको ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम हिज पोस्ट। तो सेक्शन 5 के ए के अंदर हमें टेन्योर ऑफ अ जज बताया जो कि बताया गया फ्रॉम द इनिशियल अपॉइंटमेंट जब जज कोई अपॉइंट होगा तो उधर से उसे मुद्दत मुलाजमत कंसिडर होगी फ्रॉम ऑनवर्ड 3 साल के लिए 3 साल के लिए वो कंटिन्यू कर सकेगा। सेक्शन 5B ऑफ NAO डील्स करता है पेंशनरी बेनिफिट्स टू सर्विंग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रिटायरिंग व्हाइल सर्विंग एज अ जज ऑफ अ कोर्ट। यानी कि क्या क्या पेंशनरी बेनिफिट्स मिलेंगे एक जज को जब वो अपॉइंट हो जाएगा और सर्व कर रहा होगा एज अ
accountability court judge. Where a serving district and session judge retires while serving as a judge of a court, he shall be entitled to such pension as would have been admissible to him in his service as a district and session judge. जब district and session judge जो है अपॉइंट होगा एज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जज और वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की पोस्ट से रिटायर हो जाएगा, तो उसको तमाम वो पेंशनरी बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज को मिलते हैं. Had he not been appointed as a judge of a court, his service as a judge of a court being treated as a service for the purpose of calculating that pension. और जब वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज की पोजीशन से रिटायर हो रहा होगा, तो जो उसकी सर्विस होगी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की, तो उस सर्विस को बेस लिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग दैट पेंशन.